तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म प्लांट ग्रुप के बारे में। हमारे टॉपिक का नाम है जिम्नोस्पर्म प्लांट ग्रुप। अब ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट ग्रुप है, इसका नाम दो ग्रीक वर्ड से मिला करके बना है। पहला है जिम्नोज और दूसरा है स्पर्म। जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। यानी कि इनके अंदर में कैसे सीड बनते हैं? नेकेड सीड बनते हैं। इस वजह से इनको स्पर्मेटोफाइट्स बोला जाता है। कोई भी प्लांट जिनके अंदर सीड बनता है उनको स्पर्मेटोफाइट्स में इंक्लूड किया जाता है। अब नेकेड सीड का मतलब क्या है? पहले तो हम नॉर्मल सीड को समझेंगे कि भाई नॉर्मली सीड कैसा दिखता है, फिर हम इससे कंपेयर करेंगे कि नेकेड सीड कैसा दिखाई पड़ता है। जब भी आपने सीड देखा होगा तो सीड कहाँ पे दिखाई पड़ता है? सीड हमें जनरली फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड दिखाई पड़ता है। ऊपर से एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रूट, और उसके अंदर में सीड होते हैं। ये जो केस है जहाँ पे सीड एनक्लोज्ड होते हैं एक फ्रूट से, ये दिखाई पड़ता है एंजियोस्पर्म प्लांट में, जिसके बारे में हम जिम्नोस्पर्म के बाद पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट में। अब एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ऐसा क्या खास होता है जो फ्रूट ऊपर से सीड को कवर करके रखता है? एक्चुअल में एंजियोस्पर्म के पास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ओवरी। आगे चल के जब हम इनका रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा, एक ओवरी पार्ट होता है और इस ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स लगे होते हैं। ये ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ओव्यूल है ये सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये जो ओवरी है ये फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये केस है एंजियोस्पर्म का। लेकिन अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में क्या फ़र्क होता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर में ओव्यूल डायरेक्टली प्लांट पे लगता है, इसके ऊपर कोई ओवरी कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है। तो ओव्यूल जो होता है वो ओवरी से कवर्ड नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि ओव्यूल बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवरी की वॉल से कवर्ड नहीं था। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। पर ये सीड डायरेक्टली ब्रांच से जुड़ा रहेगा, इसके ऊपर कोई कवरिंग दिखाई नहीं पड़ेगी। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल था और ओव्यूल भी नेकेड था, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में। उसके ऊपर भी कोई स्पेशल कवरिंग फ्रूट हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यही मेन पॉइंट होता है जिम्नोस्पर्म का। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ जर्नल फीचर्स, जर्नल बातें करते हैं जिम्नोस्पर्म की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसका हैबिटाट। जिम्नोस्पर्म कहाँ पे पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। शायद ही कोई जिम्नोस्पर्म ऐसा होगा, एक्सेप्शन होगा, जो पानी में पाया जाता हो, एक्वेटिक जिम्नोस्पर्म। एक्वेटिक जिम्नोस्पर्म बहुत रेयर होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल एरियाज़ में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल में भी कहाँ पाए जाते हैं? ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी मिल जाते हैं और टेम्परेट एरियाज़ में। वैसे तो दोनों जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म अडेप्टेड है ड्राई कोल्ड टेम्परेट एरियाज़। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म ड्राई कोल्ड एंड टेम्परेट एरियाज़ के लिए अडेप्टेड है। जैसे कि माउंटेन बेस हो गया, जो पहाड़ होते हैं उनका जो बेस होता है, पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ लगते हैं वो जिम्नोस्पर्म लगते हैं। या बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ पे भी जिम्नोस्पर्म लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों पे पाए जाते हैं, बहुत ही हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। इसीलिए इनके अंदर बहुत सारी जीरोफिटिक अडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं, यानी कि पानी को कंजर्व करने की अडेप्टेशंस। पहाड़ों पे पानी बहुत रेयर, स्कार्स होता है, कम होता है, जीरोफिटिक कंडीशंस होती है। तो जिम्नोस्पर्म को सर्वाइव करने के लिए कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस लगते हैं, जिनको हम बोलते हैं जीरोफिटिक अडेप्टेशंस, जिनके बारे में जब हम इसका प्लांट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। ये हो गया इसका हैबिटाट। अब बात करते हैं हैबिट की। जो ग्रोथ पैटर्न होता है या फिर हैबिट, किस तरह का ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं? जिम्नोस्पर्म पेरिनियल वुडी प्लांट्स हैं। पेरिनियल वुडी प्लांट्स। पेरिनियल का मतलब होता है जो साल दर साल, मतलब कई सालों तक ग्रो करता है, जो लगातार बहुत सालों तक ग्रो करे उसको बोलते हैं पेरिनियल। वुडी मतलब इनके अंदर वुड या लकड़ी का फॉर्मेशन होता है। अब ये प्लांट भी तीन टाइप्स के हो सकते हैं। ये छोटे वुडी प्लांट्स जिनको श्रब बोलते हैं, झाड़ियाँ जिनको बोलते हैं श्रब्स, झाड़ियों की फॉर्म में हो सकता है। मीडियम साइज ट्री फॉर्म कर सकता है, मीडियम ट्री का फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर बहुत बड़े बड़े लार्ज ट्री का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म इतने बड़े होते हैं कि वो टॉलेस्ट प्लांट में काउंट किए जाते हैं, जिसमें हम सिक्वोइया पढ़ते हैं।
जाइंट रेडवुड ट्री, जो कई मीटर्स तक का 100 मीटर हाइट तक अराउंड रीच कर जाता है। तो जो सिक्वोया है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट प्लांट है। सिक्वोया इतना टॉल है कि इसको फादर ऑफ फॉरेस्ट भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो तीनों तरह के मिल सकते हैं। ये तो बात हो गई वुडी प्लांट्स की। क्या इसमें हर्ब भी बन सकती है? हर्ब यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वुड का फॉर्मेशन या लकड़ी का फॉर्मेशन नहीं होता। तो रेयरली ऐसा देखने को मिल सकता है कि कुछ जिम्नोस्पर्म रेयरली हर्ब्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं, बट ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। कुछ ही जिम्नोस्पर्म हमें दिखाई पड़ते हैं जो हर्ब की कंडीशन में दिखाई पड़ते हैं, वो भी सबसे एडवांस टाइप के जिम्नोस्पर्म हर्ब कंडीशन में दिखाई पड़ते हैं। जब हम जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन समझेंगे तो हम बता देंगे कि जो सबसे एडवांस क्लास है जिम्नोस्पर्म की वो हर्ब की फॉर्म में ग्रो होती हुई दिखाई पड़ती है, उसमें लकड़ी का फॉर्मेशन नहीं होता। अब बात करते हैं इनकी प्लांट बॉडी। किसी भी प्लांट के पास में दो तरह की प्लांट बॉडी होती है, एक स्पोरोफाइट और दूसरा गैमेटोफाइट। एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट। मेन बॉडी कौन सी होती है जिम्नोस्पर्म में? मेन बॉडी होती है स्पोरोफाइट, जो कि इंडिपेंडेंट लिविंग होती है। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है और अपना सर्वाइवल खुद से कर सकती है। गैमेटोफाइट जो बनते हैं यहाँ पर गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट ना होकर के डिपेंडेंट होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ना तो वो इंडिपेंडेंट है और फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते, तो खुद वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर हमें ट्रू स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जो स्पोरोफाइट होता है वहाँ पे हमें ट्रू स्टेम देखने को मिलेगी, साथ में ट्रू रूट देखने को मिलेगी और ट्रू लीफ देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें ट्रू फॉर्म में दिखाई पड़ती हैं क्योंकि इनके अंदर जो टिश्यू सिस्टम है, सारे टिश्यू सिस्टम अब डेवलप हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू है वस्कुलर टिश्यू, जाइलम प्लस फ्लोएम। इन सारे ऑर्गन्स में, इन सारे पार्ट्स में हमें जाइलम और फ्लोएम दिखाई पड़ेगा। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म से कंपेयर करेंगे तो एंजियोस्पर्म के पास में जो कंप्लीट जाइलम और फ्लोएम कंपोनेंट्स हैं, जिम्नोस्पर्म के पास में हर वो कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। जैसे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जाइलम का वेसल। जाइलम कुल मिला के दो चीज़ों से बना होता है, एक वेसल और दूसरा ट्रेकीड। ये दोनों पानी कंडक्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर सिर्फ ट्रेकीड पाया जाता है, वेसल नहीं पाया जाता। वेसल हमें सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में दिखाई पड़ेगा। तो एंजियोस्पर्म में तो कंप्लीट वस्कुलर बंडल मिलते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कुछ एलिमेंट्स एब्सेंट रहते हैं, जैसे कि वेसल एब्सेंट है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट है, तो जिन भी प्लांट्स में के जाइलम में वेसल नहीं बनता, उनकी जो वुड बनती है वो कैसी बनती है? सॉफ्ट। आपको मालूम होगा जो वुड होता है वो एक्चुअल में कुछ नहीं होता, जाइलम ही होता है। सेकेंडरी जाइलम को हम वुड बोलते हैं। लेकिन जो वुड होती है वो दो तरह की होती है, बेस्ड ऑन कि वेसल प्रेजेंट है या नहीं है। एंजियोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे हार्ड वुड बनती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ट्रेकीड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो वुड बनती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, लो डेंसिटी की होती है। इसको बहुत ज़्यादा फर्नीचर के लिए हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हो गई इसके रूट, स्टेम, लीफ की। अब बात करते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन स्टेम, रूट और लीफ में होती हैं, कैसे ये दिखाई पड़ते हैं। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम ब्रांच्ड हो सकती है, स्टेम में ब्रांचिंग हो सकती है, या फिर स्टेम अनब्रांच्ड भी हो सकती है। स्टेम अनब्रांच्ड भी हो सकती है। रूट की बात करें तो यहाँ पे टैप रूट बनती है। टैप रूट का मतलब होता है जो प्राइमरी एक ब्रांच बनेगी, प्राइमरी रूट बनेगी और लगातार उस प्राइमरी रूट से लेटरल ब्रांचेस बनती जाएं। ये प्राइमरी रूट है और इस प्राइमरी रूट से ऐसे लेटरल ब्रांचेस बन जाएं, तो इस सिस्टम को बोलते हैं टैप रूट, जो हम मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो यहाँ पे टैप रूट दिखाई पड़ती है। लीफ की बात करें तो लीफ में कुछ ऐसे स्पेशल अडेप्टेशंस हैं जो जिम्नोस्पर्म को जीरोफिटिक कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। आपको मालूम होगा कि प्लांट्स में जो वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, वो मैक्सिमम कौन से पार्ट से होता है? लीफ से होता है।
अगर जिम्नोस्पर्म को जीरोफिटिक कंडीशन में सर्वाइव करना है तो इनके लीफ ऐसे मॉडिफाई होने चाहिए, ऐसे अडेप्टेड होने चाहिए कि वाटर लॉस उनमें से कम हो। तो जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स हैं उनमें बहुत स्पेशल अडेप्टेशन देखने को मिलता है जिससे कि वो वाटर लॉस को कम कर सके। कुछ कॉमन जो अडेप्टेशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है इनके पास में लीफ पर एक बहुत ही मोटा क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है लीफ की सरफेस पे, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। जो स्टोमेटा होता है वो शंकन स्टोमेटा होता है। अब ये संकन स्टोमेटा क्या होता है? संकन स्टोमेटा यानी स्टोमेटा लीफ की सरफेस पे ना होकर के पिट्स में प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो ये लीफ की सरफेस है तो इसमें कुछ ऐसे डिप्रेशन है जिनको हम पिट्स बुला रहे हैं, और जो स्टोमेटा हैं, स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं, वो इस पिट्स में प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली लीफ की सरफेस पे नहीं है। जिससे क्या होता है कि फ्रेश एयर या जो ठंडी हवाएं हैं वो डायरेक्ट स्टोमेटा की कवरिंग कांटेक्ट में नहीं आती। यहाँ पे एक मॉइस्ट एटमॉस्फेयर बना रहता है जिससे कि वाटर लॉस कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत ही मोटी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है ताकि एक्सेस वाटर यहाँ से मूव ना कर सके। एक बहुत ही मोटी क्यूटिकल की लेयर भी प्रेजेंट रहती है। तो ये होगा इसके वेजिटेटिव पार्ट। अब बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर जो पत्ते प्रेजेंट होते हैं, जो लीफ प्रेजेंट होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। टोटल लीफ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे लीफ होते हैं जिनके ऊपर में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्पोरेंजियम, और बाकी लीव्स के ऊपर में स्पोरेंजियम नहीं पाया जाता। स्पोरेंजियम यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर प्रोडक्शन होगा। स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर। अच्छा, स्पोरेंजियम कहाँ पे लोकेटेड है? पत्तों के ऊपर में, लीफ सरफेस पे। जिन लीव्स के साथ में स्पोरेंजियम एसोसिएटेड है उनको क्या बुलाते हैं? स्पोरोफिल्स। तो ऐसी लीव्स जिनके साथ में स्पोरेंजियम एसोसिएटेड है उसको हम स्पोरोफिल बुलाते हैं। फिल का मतलब है लीफ और स्पोरो का मतलब है स्पोर बनाने वाले, स्पोरेंजियम से एसोसिएटेड लीफ। जबकि ये तीनों जिनके ऊपर में कोई स्पोरेंजियम नहीं है इनको बोलते हैं ट्रोफोफिल्स। इनको बोलते हैं ट्रोफोफिल्स, वेजिटेटिव लीव्स। जो स्पोरोफिल्स हैं वो एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन स्पोरोफिल कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ये अपने आप से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते। ट्रोफोफिल्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव लीव्स होते हैं। इनके पास कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई स्पोरेंजियम नहीं है, पर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम एक स्पोरेंजियम को यहाँ उठाएं, ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर में सेल प्रेजेंट होते हैं, स्पोर मदर सेल। इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होगा? स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है। स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा और मियोसिस करके हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर बनाएगा। हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर बनाएगा और ये स्पोर जर्मिनेट मतलब डेवलप होके गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करेगा। गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करेगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट यहाँ पे बनने वाला है। तो इस तरह से कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कुछ जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट होके कोन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा हमने टेरिडोफाइट में कोन बनते हुए दिखाया था, तो टेरिडोफाइट में भी सेम यही चीज़ थी कि स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं और अरेंज होकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं कोन। तो कई बार बहुत सारे जिम्नोस्पर्म में हमें क्या दिखाई पड़ता है? कोन। कोन कुछ नहीं होता है जिसमें बहुत सारे स्पोरोफिल आपस में इस तरह से कॉम्पैक्ट हो गए और कॉम्पैक्ट होने के बाद में कोन या फिर स्ट्रोबिलाई बना दिया है, स्ट्रोबिलस। और ये नॉर्मल लीव्स हैं, वेजिटेटिव लीव्स, ट्रोफोफिल्स। कोन सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफिल फॉर्म करते हैं और ज़रूरी भी नहीं है कि हर स्पोरोफिल हर जिम्नोस्पर्म में कोन का फॉर्मेशन करे ही। कई बार कोन का फॉर्मेशन नहीं होता, नॉर्मल स्पोरोफिल भी प्रेजेंट हो सकते हैं।
अच्छा, ये जो स्पोर का प्रोडक्शन होता है, तो जिम्नोस्पर्म के लिए हमें याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म 100% हेट्रोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म की खास बात होती है कि 100% कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि ये दो तरह के स्पोर बनाते हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर डेवलप होके मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? मेल गैमेटोफाइट का। मेगास्पोर डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? फीमेल गैमेटोफाइट का। अच्छा, माइक्रोस्पोर किसके अंदर बनता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में। जो स्पोरेंजियम होता है वो भी दो तरह का होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और मेगास्पोर किसके अंदर बनेगा? इसी तरह से मेगास्पोरेंजियम। अब चाहे माइक्रोस्पोरेंजियम हो या मेगास्पोरेंजियम हो, लगे तो ये किसी ना किसी पत्ते के ऊपर होंगे। तो जिस भी पत्ते के ऊपर में माइक्रोस्पोरेंजियम लगा होता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। और जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम लगा होता है इसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल और दूसरा माइक्रोस्पोरोफिल, अलग अलग रहते हैं। तो ये अपने को याद रखना है ना। अब हम समझने वाले हैं कि जो मेल मेगास्पोर है वो कैसे बनता है। मेगास्पोरोफिल के ऊपर में मेगास्पोर कैसे बनेगा, मेगास्पोर कैसे डेवलप होकर के मेल गैमेटोफाइट बनाता है, फिर फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर से और मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर से कैसे बनता है, इनसे जो गैमेटोफिटिक जनरेशन बनने वाली है वो कैसे बनती है, और मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, एम्ब्रियो कैसे बनाते हैं, उसका पूरा लाइफ साइकिल हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो एक एक करके पहले हम मेगास्पोर प्रोडक्शन समझते हैं, मेल फीमेल गैमेटोफाइट समझते हैं, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट भी समझ लेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं मेगास्पोर प्रोडक्शन। यहां पर क्या लगा हुआ है? एक मेगास्पोरोफिल। अच्छा, ये जो मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये एक मेगास्पोरेंजियम है। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर में यहां पे प्रेजेंट होता है अंदर बीच में न्यूसेलस सेल्स जो कि डिप्लॉइड होते हैं। न्यूसेलस सेल जो कि कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। इस न्यूसेलस के ऊपर में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। एक कवरिंग भी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। जिस भी मेगास्पोरेंजियम के ऊपर में एक कवरिंग या फिर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होता है, ऐसा मेगास्पोरेंजियम क्या कहलाता है? ओव्यूल। याद रखना, ओव्यूल कुछ नहीं है, मेगास्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम ओव्यूल होता है। जिस भी मेगास्पोरेंजियम के ऊपर में एक कवरिंग या फिर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट हो। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल के ऊपर कितने इंटीग्यूमेंट होते हैं? टोटल एक ही, सिंगल इंटीग्यूमेंट। तो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल एक और टर्म से बुलाया जाता है यूनिटेगमिक ओव्यूल। क्योंकि जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां पे ओव्यूल के ऊपर टोटल 2 कवरिंग दिखाई पड़ेंगी। ओव्यूल के ऊपर टोटल कितनी कवरिंग दिखाई पड़ेंगी? 2 कवरिंग दिखाई पड़ेंगी। तो वहां पे बाईटेगमिक ओव्यूल होता है, लेकिन यहां पे यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल के 2 पार्ट हैं। एक यहां पे पार्ट है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, जो एक ओपनिंग की फॉर्म में, जहां पे इंटीग्यूमेंट या फिर कवरिंग एब्सेंट है। तो ये ओपनिंग है जहां से मेल गैमेटोफाइट एंटर करता है, माइक्रोपाइल। जो दूसरा एंड है इसको बुलाते हैं चलाजा एंड। जो दूसरा एंड है दैट इज चलाजा एंड। ये गैप प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं पोलन चेंबर। इसको क्या बोलते हैं? पोलन चेंबर। यहां पे आकर के पोलन ग्रेन रेस्ट करेगा, यहां पे आकर बैठा रहेगा। जब तक उसको आगे सिग्नल ना मिले तब तक वो यहां पे आकर के बैठा रहेगा। ठीक है, ये हो गया पूरा हमारा एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब इस ओव्यूल में बहुत सारे न्यूसेलस के सेल होते हैं, भाई बहुत सारे न्यूसेलस के सेल होते हैं ऐसे। इनमें से एक सेल क्या हो जाता है? वो अपने आप को बड़ा कर लेता है साइज में,
और बिहेव करने लगता है एज मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड सेल। न्यूसेलस का एक स्पेशल सेल अपने आप को साइज में बड़ा कर लेता है, अपना प्रोटोप्लाज्म डेंस कर लेता है, और वो क्या कहलाता है अब? मेगास्पोर मदर सेल। सिर्फ एक सेल होता है जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। ये मेगास्पोर मदर सेल करता है मियोसिस। अच्छा, जब ये मियोसिस करेगा तो टोटल कितने सेल बनेंगे? भाई आपको मालूम होगा मियोसिस से कितने सेल बनते हैं। मियोसिस से टोटल 4 सेल बनते हैं, तो यहाँ पे हम इनको अलग कलर से बना देते हैं। 1 2 3 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं जिनको बोलते हैं 4 मेगास्पोर। मियोसिस से क्या बनाता है ये? 4 मेगास्पोर। इन 4 मेगास्पोर से जो 3 मेगास्पोर हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। जो 3 मेगास्पोर हैं माइक्रोपाइल साइड पे वो डीजनरेट हो जाते हैं। जो एक बचता है चलाजा साइड पे वो बच जाता है, वो फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करता है। अब ये मेगास्पोर अपने अंदर क्या लाएगा? माइटोसिस करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। कॉन्टिन्यूस ये माइटोसिस करता है। माइटोसिस करने की वजह से ये एक मल्टी सेलुलर टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है। अब माइटोसिस से बन रहा है तो जितने भी नए सेल बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे इस तरह का एक टिश्यू बन जाता है जिसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किसके माइटोसिस से बना है? मेगास्पोर के माइटोसिस। और फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और उसका नाम होता है एंडोस्पर्म। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म से कंपेयर करते हैं ना तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आता है एंडोस्पर्म को लेकर के। तो यहाँ पे क्लियर होगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करेंगे। इस फीमेल गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे। तो वापस से यहाँ पे फीमेल एंडोस्पर्म बना लेते हैं। हमने पूरा नहीं बनाया, अब की बार सिर्फ एंडोस्पर्म बनाया। इधर माइक्रोपाइलर एंड है और इधर चलाजा एंड है। माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया डेवलप कर जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। हर आर्चिगोनिया में एक एग सेल प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? आर्चिगोनिया सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और हर आर्चिगोनिया में एक एग सेल प्रेजेंट होता है। टोटल आर्चिगोनिया का नंबर कितना होता है? 2 या फिर 2 से ज़्यादा, या तो 2 या तो 2 से ज़्यादा। इस तरह से हमारा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो बन गया। जिम्नोस्पर्म वो लास्ट प्लांट ग्रुप है जिसके पास में आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म जब हम जाएंगे तो वहाँ पे आर्चिगोनिया खत्म हो जाता है। तो ये भी याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म जो है लास्ट प्लांट ग्रुप है जिनको हम आर्चिगोनिएट्स बुलाएंगे। आर्चिगोनिएट्स मतलब जिनमें फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल सेक्स ऑर्गन की फॉर्म में आर्चिगोनियम प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म में जब हम मूव करते हैं तो वहाँ पे आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है। तो ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट पे चलते हैं। फिर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन भी समझना है। तो मेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा वो समझते हैं। मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट के कंपैरिजन में बहुत ईजी है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल है जिसपे क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे सेल होते हैं, सारे के सारे डिप्लॉइड होते हैं, और सारे सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप कंपेयर करो फीमेल्स से तो फीमेल्स में सिर्फ न्यूसेलस का एक ही सेल था जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन जब हम मेल इस माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हो तो इसमें जितने भी सेल हैं हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। हर एक सेल क्या करेगा? मियोसिस करेगा। हर एक सेल क्या करता है? मियोसिस करता है, और मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। टोटल कितने माइक्रोस्पोर बनाएगा? 4 माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड। जितने मेगास्पोर मदर सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल सारे 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगे। ये 4 माइक्रोस्पोर अंदर ही डेवलप होंगे। जैसा हमने बताया था भाई, माइक्रोस्पोर अंदर ही डेवलप होते हैं, मेगास्पोर भी अंदर ही डेवलप होता है। यहीं अंदर ही डेवलप हो जाएंगे मेगास्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम में सॉरी। और ये डेवलप होकर के एक छोटा मेल गैमेटोफाइट बना देंगे जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल होते हैं इसके पास में, 4-5 सेल या 6 सेल के बराबर कुछ होते हैं इसमें।
तो यहाँ पे ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, हाईली रिड्यूस्ड, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल हैं, 5-6 सेल ही होते हैं, और उन 5-6 सेल में से 2 टोटल मेल गैमीट्स होते हैं। एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट्स होते हैं? 2 मेल गैमीट्स। तो यहाँ पे बन गया पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन बाहर कैसे निकलेगा? जब ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम रप्चर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम रप्चर हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने पे जितने भी पोलन ग्रेन बने हैं अंदर वो बाहर निकल जाते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन है, वो बाहर निकल जाते हैं और हवा से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? ओव्यूल तक। हवा से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? डायरेक्टली ओव्यूल से। तो पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम से मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल तक किसके थ्रू होता है? हवा के थ्रू। ऐसे पॉलिनेशन को बुलाया जाता है एनीमोफिली। जो पॉलिनेशन या पोलन ट्रांसफर हवा के थ्रू होता है उसी को हम बुलाते हैं एनीमोफिली। हमेशा एनीमोफिली ही जिम्नोस्पर्म में दिखाई पड़ती है। ये जो पोलन ग्रेन है ये ओव्यूल के कौन से पार्ट में जाकर के रेस्ट करते हैं? यहाँ पे एक मेगास्पोर बना देते हैं, ओव्यूल बना देते हैं पूरा। ये न्यूसेलस के सेल हैं और बीच में एंडोस्पर्म। ये हो गया हमारा, ये चीज़ ये हो गया न्यूसेलस का सेल। ये है न्यूसेलस। ये हो गया सिंगल एंटीग्यूमेंट। ये प्रेजेंट है एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म में 2 आर्चिगोनिया या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया। पोलन ग्रेन हवा से मूव करता हुआ आएगा और डायरेक्टली ओव्यूल के माउथ पर बैठ जाएगा। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई ओवरी की कवरिंग तो है नहीं, क्योंकि ओवरी प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे पॉलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन आकर के डायरेक्ट ओव्यूल के माउथ पर बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन, जहां पे पोलन ग्रेन आकर के डायरेक्टली ओव्यूल से कांटेक्ट लेता है, ओवरी से कांटेक्ट नहीं लेता। क्योंकि जब हम एंजियोस्पर्म का पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो वो इनडायरेक्ट पॉलिनेशन होता है, डायरेक्ट ओव्यूल पे जाकर के पोलन ग्रेन नहीं बैठ सकता। ये ओव्यूल जो होता है वो यहाँ पे रेस्ट करता है, वेट करता है जब तक फीमेल गैमेटोफाइट रेडी ना हो जाए, जब तक फीमेल मैच्योर ना हो जाए। जब एक बार फीमेल मैच्योर हो जाती है तो ये बनाता है पोलन ट्यूब। यहाँ से एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिस पोलन ट्यूब में अपने दोनों मेल गैमीट को भेज देता है। और मेल गैमीट का ट्रांसफर फीमेल गैमीट तक कौन करवाएगा? ये पोलन ट्यूब के थ्रू ही होने वाला है। क्योंकि मेल गैमीट का ट्रांसफर फीमेल गैमीट तक कौन करा रहा है? ट्यूब करवा रही है, पोलन ट्यूब। इसीलिए इस तरह की सिनगैमी को, इस तरह से फर्टिलाइजेशन को हम बुलाते हैं साइफनोगैमी। गैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और साइफनो मतलब ट्यूब। ट्यूब की मदद से, पोलन ट्यूब की मदद से ये फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो रहा है। इस ट्यूब के अंदर कितने मेल गैमीट्स हैं? टोटल 2 मेल गैमीट्स हैं। दोनों यहाँ पे जाते हैं और आर्चिगोनिया के माउथ पर रिलीज कर दिए जाते हैं। इन 2 में से जर्नली देखने को मिलता है कि एक मेल गैमीट डीजनरेट हो जाता है। एक मेल गैमीट क्या होता है? डीजनरेट। सिर्फ एक ही फंक्शनल बचता है और एक फंक्शनल किसी भी एक आर्चिगोनिया में जाकर के फर्टिलाइजेशन करता है, तो एक ही जाइगोट यहाँ पे बन पाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा और ओव्यूल जो है वो सीड बना देगा। कुछ इस तरह का सीड बनेगा। क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है वो भी समझ लो। जो ओव्यूल का एंटीग्यूमेंट था वो अब किस फॉर्म में दिखाई देगा? सीड कोट की फॉर्म में। जो ओव्यूल का एंटीग्यूमेंट था वो किस फॉर्म में दिखाई देगा? सीड कोट की फॉर्म में। इसके अंदर में न्यूसेलस टिश्यू प्रेजेंट है जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा आगे चल करके। फिर बीच में प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म, जो कि गैमेटोफिटिक जनरेशन, न्यूसेलस डिप्लॉइड है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है। और सबसे बीच में प्रेजेंट है एम्ब्रियो, जो कि नई स्पोरोफिटिक जनरेशन है, नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन है एम्ब्रियो 2n। अब सीड में ध्यान से देखो तो 3 जनरेशन प्रेजेंट है।
एक तो पेरेंट स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड जनरेशन ऑफ पेरेंट, जिसको पेरेंट स्पोरोफाइट बोलेंगे। दूसरा पेरेंट गैमेटोफाइट, जो पेरेंट्स के अंदर गैमेटोफाइट बनाता है। और तीसरा ऑफस्प्रिंग का स्पोरोफाइट, नई जनरेशन का जो बच्चा है उसका स्पोरोफाइट। तो 3 जनरेशन हमें जिम्नोस्पर्म के सीड में एक साथ दिखाई देती हैं, एक गैमेटोफिटिक जनरेशन और 2 स्पोरोफिटिक जनरेशन। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में एक ही मेल गैमीट पार्टिसिपेट करता है तो इसी को बोलते हैं सिंगल फर्टिलाइजेशन। जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि दोनों मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल फर्टिलाइजेशन। ये इनका लाइफ साइकिल हो गया। लाइफ साइकिल के बाद में अब हम चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन पर। यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के जिम्नोस्पर्म दिए हुए हैं, वो हम समझने वाले हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो हमें मेन पढ़ना है वो है साइकस। दूसरा एक कॉनिफर, जो कि आज के टाइम पे सबसे डोमिनेंट ग्रुप है, जिसमें पाइनस आता है। इसके अलावा जिंको बाइलोबा, इसके बारे में भी कुछ बातें करनी है। स्टार्ट करते हैं साइकस से। साइकस का प्लांट बना लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक साइकस का प्लांट है। क्या मॉडिफिकेशंस है वो देखते हैं पहले। देखो, साइकस के पास में एक अनब्रांच्ड स्टेम होती है। इसकी स्टेम में कभी भी ब्रांचिंग नहीं होती है, तो यहाँ पे अनब्रांच्ड स्टेम मिलती है। जो रूट दिखाई पड़ती है, पहले तो मेन रूट तो टैप रूट सिस्टम होता है, लेकिन ग्राउंड के पास में एक और रूट होती है जिसको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। ये एक स्पेशल टाइप की रूट है जिसके साथ में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जुड़ा रहता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके इसको प्रोवाइड कर सकता है। कोरेलॉइड रूट जो होती है ये वाटर एब्जॉर्प्शन या फिर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में कोई काम नहीं करती है। इसके पास ना रूट कैप होती है ना रूट हेयर होते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ क्या काम है, नाइट्रोजन फिक्स करके देना। जो लीफ दिखाई पड़ती है वो पिन्नेटली कंपाउंड, मतलब 2 पार्ट्स में इस तरह से पाइनेटली कंपाउंड लीफ मिलती है, कुछ इस तरह की। ये होता है पाइनेटली कंपाउंड लीफ, जैसे लीफलेट्स बने होते हैं टुकड़ों में। बीच में क्या प्रेजेंट है, कोन। ये हमारे नॉर्मल लीव्स हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीव्स, फोटोसिंथेटिक लीव्स। और बीच में प्रेजेंट है स्पोरोफिल्स, जो कि कॉम्पैक्ट होके क्या बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं। पाइनेटली कंपाउंड लीफ या फिर जो स्पोरोफिल्स होते हैं, ये कुछ सालों तक लीफ प्लांट बॉडी पर दिखाई पड़ेंगे। फिर क्या होता है, एक साथ सारा का सारा ये गुच्छा गिर जाता है। जितने भी लीव्स हैं, चाहे वो स्पोरोफिल्स हैं, ट्रोपोफिल्स हैं, वो सारे एक साथ गिर जाते हैं। फिर नया वर्ल डेवलप करता है। एक साथ सारा जो वर्ल है, वेजिटेटिव लीफ, रिप्रोडक्टिव लीफ, वो नए लीफ फॉर्म में डेवलप करते हैं। जब लीफ टूटती है, तो यहाँ पे जब भी लीफ टूटती है तो कभी भी बिल्कुल बेस से नहीं टूटती है, थोड़ा आगे से टूटती है, जिसकी वजह से लीफ के बेस यहाँ पे परसिस्टेंट रहते हैं। स्टेम के ऊपर आपको दिखाई देंगे ऐसे लीफ के बेस, क्योंकि लीफ जो है अपना कुछ पार्ट स्टेम पे छोड़ के चली जाती है। तो ये इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। जिम्नोस जो साइकस होता है वो डायोशियस प्लांट है, यानी कि मेल प्लांट अलग बनता है, फीमेल प्लांट अलग बनता है। मेल के अंदर एक कोन का फॉर्मेशन होता है। मेल के अंदर क्या फॉर्म होता है, कोन, कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स। फीमेल बॉडी में कोई कोन नहीं बनता। यहाँ पे ऐसे स्पोरोफिल्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब यहाँ पे स्पोरोफिल्स रहते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स, पर वो कोन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वो कोन बनाते हैं, वो कोन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। कोन का भी फॉर्मेशन ऐसा होता है कि
पूरे प्लांट किंगडम में जो सबसे लार्जेस्ट कोन होता है वो यही होता है, लार्जेस्ट कोन। फीमेल के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और एग प्रेजेंट होता है। पूरे प्लांट किंगडम में जो ओव्यूल है वो सबसे बड़ा किस में प्रेजेंट होता है, साइकस में। जो एग है वो सबसे बड़ा किस में होता है, साइकस में। तो ये चीज़ें याद रख सकते हो कि पूरे किंगडम, प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस के पास है, सबसे बड़ा एग सेल भी साइकस के पास ही है, और डायोइशियस कंडीशन को ये शो कर रहा होता है। तो ये हो गया साइकस। साइकस के बाद में दूसरा हमें पढ़ना है, अच्छा साइकस की एक और चीज याद रख लो कि साइकस प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है, बहुत ही प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है। अब किस बेसिस पर हम इसको प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म बुला रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो मेल गैमीट होता है, मान लो ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर मेल गैमीट है। जो मेल गैमीट होते हैं वो मल्टीसीलिएटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। अगर इसको यहाँ पे बनाएं तो ये कुछ टॉप शेप लट्टू शेप होते हैं, लट्टू शेप होते हैं और मल्टीसीलिएटेड होते हैं। ऐसे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सीलिया होने की वजह से मोटाइल होते हैं। तो जब पोलन ट्यूब बनती भी है, वैसे तो ये पोलन ट्यूब से ही जाते हैं, लेकिन पोलन ट्यूब के अंदर भी ये मोटिलिटी शो कर रहे होते हैं, दोनों मेल गैमीट्स। क्योंकि ये मोटिलिटी शो करते हैं पोलन ट्यूब के अंदर और पोलन ट्यूब भी बनती हैं, तो इसीलिए इनके फर्टिलाइजेशन इन गैमी को हम जुआइडो साइफोनोगैमी बोलते हैं, जुआइडो साइफोनोगैमी। जुआइडो का मतलब है मोटाइल मेल गैमीट और साइफोनोगैमी का मतलब है पोलन ट्यूब, जहां पे मोटाइल मेल गैमीट नहीं होता। यहाँ पर दोनों मिलते हैं तो दोनों कंडीशंस मिलती हैं। सेकंड हमें देखना है पाइनस या फिर कॉनिफर। पाइनस रिप्रेजेंटेटिव है कॉनिफर्स का। कॉनिफर्स एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। जो कॉनिफर्स होते हैं यहाँ पे ब्रांचिंग मिलती है, यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांचिंग मिलती है, बहुत सारी ब्रांचिंग मिलती है। यहाँ पे स्टेम कैसी होगी, ब्रांच्ड स्टेम। टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेम होती है इनके ऊपर में छोटी छोटी स्टेम भी होती हैं, लिमिटेड ग्रोथ की, लिमिटेड साइज की स्टेम भी होती है। और इनके ऊपर क्या लगे होते हैं, लीव्स लगे होते हैं, ऐसे निडल लाइक लीव्स। ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो ये ड्वार्फ ब्रांचेस हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती और इनके ऊपर में निडल शेप इस तरह के लीफ लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं निडल लीफ, जिसकी वजह से इनका जो ट्रांसपिरेशन होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। और ये कौन सी ब्रांच है, ड्वार्फ ब्रांच। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, होती है छोटा सा ग्रो होता है। इस तरह से लीफ होते हैं जिससे इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, लीफ बहुत वो हो जाती है। रूट की बात करें तो रूट में एक एसोसिएशन दिखाई पड़ता है माइकोरहाइजा का। पाइनस के अंदर में माइकोरहाइजा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना माइकोरहाइजा के एसोसिएशन के पाइनस का सीड कभी जर्मिनेट कर ही नहीं पाता है। तो पाइनस के लिए सीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइनस जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, मतलब ऐसा कोई भी सीजन नहीं है जिसमें उनके सारे के सारे पत्ते एक साथ गिर जाएं। थोड़े थोड़े पत्ते गिरते रहते हैं और नए पत्ते लगातार आते रहते हैं। तो निडल में से कुछ गिरते रहेंगे, कुछ आते रहेंगे, तो ये एवरग्रीन फॉर्म में हमें दिखाई पड़ते हैं। एक और याद रख लो, जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा के अंदर में आपको डायग्राम दे रखा है। जिंको बाइलोबा के अंदर जो लीफ होती है ना, वो बाइलोब्ड ऐसे शेप की होती है, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया है जिंको बाइलोबा। ये बहुत पुराना प्लांट, लिविंग फॉसिल की तरह काउंट किया जाता है। इसका डायग्राम भी दिया वो देख लेना। फिर हमें नीटेल्स, सबसे हाईएस्ट मोस्ट एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म किस कैटेगरी में प्लेस किए जाते हैं, नीटेल्स में। नीटेल्स ऐसी इकलौती कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म की जहां पे कंप्लीट जाइलम बनता है। मतलब यहाँ पे ट्रैकिड तो होता ही है, ट्रैकिड तो सारे जाइलम जिम्नोस्पर्म के पास में होता है, पर वेसल भी पाया जाता है। दूसरा, इनमें कुछ हर्ब्स भी मिलती हैं। नीटेल्स के अंदर इकलौता ऐसा जिम्नोस्पर्म ग्रुप है जहाँ पे हमें हर्ब्स दिखाई पड़ती है जिनमें लकड़ी का फॉर्मेशन नहीं होता।